अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज एमआरआई। तो इस क्लास में हम जो है एमआरआई के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक्स जो है, ठीक है। तो व्हाट इज एमआरआई? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज अ नॉन इन्वेसिव रेडिएशन फ्री मेडिकल इमेजिंग technique that uses a powerful magnetic field and radio waves to generate detailed three-dimensional images of organ and soft tissues. ये एमआरआई जो है नॉन इन्वेजिव है, ठीक है। इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव जो टेक्निक्स होती है, तो नॉन इन्वेजिव मीन कि विदाउट एनी जो है इंटरवेंशन, जो है बॉडी के जो है ऑर्गन की कट डाउन या जो है नीडल वगैरह की इंजर्शन के बगैर जब हम इस तरह की टेक्निक यूज़ करें और इस टेक्निक के बेस पर हम बॉडी की इमेजेस जो है या कुछ डायग्नोसिस परफॉर्म कर लेना, तो वो है नॉन इन्वेजिव। और इन्वेजिव वही होती है कि हम इसमें कह इनसाइड द बॉडी जो है, इनसाइड द बॉडी क्या होती है कि हम जो है डिवाइस इंसर्ट करें और इसके थ्रू फिर हम जो है डायग्नोसिस परफॉर्म करें। तो ये नॉन इन्वेजिव है। दूसरा क्या है कि रेडिएशन फ्री है। जिस तरह सीटी स्कैन इन एक्सरे जो होती है, तो इसमें हम क्या इसमें क्या होते हैं, एक्सरेज होती है। लेकिन ये जो एमआरआई है, ये इसमें एक्सरेज नहीं होती, ये रेडिएशन फ्री जो है टेक्निक है जो हम पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक हम यूज करते हैं। डायग्नोसिस के अलावा जो है अदर जो है इसके यूजेस है। It is primarily used to diagnose disease and monitor treatment in the brain, spinal cord, muscles and abdomen. एक ये तो हम डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज करते हैं। दूसरा हम मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटरिंग फॉर एग्जांपल एक ट्यूमर है, वो डायग्नोस हो जाए। अब इस ट्यूमर की जो है वो जब मैनेजमेंट स्टार्ट होती है, तो इसको फिर जो है फॉलो अप या मॉनिटरिंग के लिए कि आया ये जो ट्यूमर है वो बड़ा हो चुका है, सेम साइज है, या मैनेजमेंट की वजह से जो है वो फर्दर रिड्यूस इसका साइज हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम ये एज ए मॉनिटरिंग फॉर ट्रीटमेंट जो है यूज करते हैं, ठीक है। और बॉडी के तकरीबन सारे जो ऑर्गन है, टिश्यू है, इसके लिए हम यूज करते हैं। ब्रेन हो गई, स्पाइनल कार्ड्स है, मसल्स है, एब्डोमेन है, ठीक है, बोन्स हो गए, तो सर जो है टिश्यूज के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ये एमआरआई जो है मशीन है और इसी तरह की जो है इसकी परफॉर्मेंस होती है। पेशेंट की एंट्री होती है, ये भी एक डोनट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनसाइड द बॉडी हम इसमें जो है पेशेंट का स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो होता प्रेजेंट होता है और इन स्पेसिफिक एरिया का फिर जो है वो इमेजेस लेते हैं। तो जो की कंपोनेंट्स होते हैं एंड साथ में जो टेक्नोलॉजी ऑफ एमआरआई है, तो मैग्नेट एंड रेडियो वेव्स फर्स्ट ये है। तो द स्कैनर यूजेस अ स्ट्रॉन्ग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड measuring in Tesla to align hydrogen nuclei in the body, which are then temporarily displaced by radio frequency pulses. असल में इसका जो यूज है या कंपोनेंट है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है। तो उन मैग्नेटिक फील्ड की बेस पर जो बॉडी में इनसाइड द बॉडी हाइड्रोजन आइंस है, ये असल में प्रोटॉन्स है ना, इसको हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं। तो उन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो प्रोटॉन अलाइन होते हैं, वैसे रेंडमली बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सेल्स टिश्यूज में। और जब वो अलाइन होते हैं तो एक स्पेसिफिक जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है एमआरआई मशीन यूज करती है। और वो फिर जो है क्या होती है कि वो रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स है वो इमिट होती है, वो हाइड्रोजन इसको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक जो फील्ड है वो सम टाइम बाद जो है वो जो है डिसकंटिन्यू होती है, तो वो हाइड्रोजन आयन जो है वो या प्रोटॉन वापस अपने अपनी जगह पर जाती है। तो जब वो रिलैक्स होती है, तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो वो वापस दोबारा इमिट करते हैं। और वो दोबारा जो इमिशन ऑफ द वेव्स होती है एब्जॉर्ब, वो मैग्नेटिक एमआरआई मशीन जो है दोबारा डिटेक्ट करती है और इन डिटेक्शन के बेस पर जो है 3D इमेजेस जो है हमें देती है, ठीक है। तो ये एक समरी हुए। तो मैग्नेटिक एंड रेडियो वेव्स, साथ में ग्रेडियंट कॉइल जो है, दिस कॉइल क्रिएट वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड to allow three-dimensional encoding, locating the signal in 3D। कंप्यूटर सिस्टम होती है तो कलेक्ट द रिलीज एनर्जी सिग्नल्स ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम है, तो जब रेडियो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोटॉन इन द बॉडी जो है वो अलाइन होते हैं, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स एमिट करती है मशीन एमआरआई, तो वो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है।
अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाती है तो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो है दोबारा रिलैक्स होते हैं, और जब वो रिलैक्स होते हैं तो जो एब्जॉर्ब वेव्स होते हैं ना, वो दोबारा जो है इमिट करते हैं। तो जब जैसे ही इमिट करती है तो वो क्या होते हैं कि वो कंप्यूटर सिस्टम जो है इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इन कलेक्शन के बेस पर कन्वर्ट देम इनटू क्रॉस सेक्शनल इमेजेस। सुपीरियर सब टिश्यू कंट्रास्ट, वाई एमआरआई इज यूज। तो जो सुपीरियर सब टिश्यू कंट्रास्ट होती है तो एमआरआई ऑफर फार बेटर डिटेल देन सीटी स्कैन फॉर इवैल्यूएटिंग ब्रेन टिश्यू, ट्यूमर्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, तो इसमें जो है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज होती है। अनलाइक एक्सरेज एंड सीटी स्कैन्स, एमआरआई डज नॉट यूज रेडिएशन, मेकिंग इट सेफर फॉर रिपीटेड स्टडीज। और जो एक्सरेज एंड सीटी स्कैन्स होते हैं तो वो रिपीट स्टडी के लिए अनसेफ होते हैं, क्योंकि एक्सरेज के अपने जो है वो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो और चूंकि एमआरआई है तो इसमें इससे जो है हार्मफुल रेज नहीं होते, तो ये मल्टीपल हम जो है रिपीट करते हैं। सेफ्टी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि पेशेंट विद सर्टेन मेटल इम्प्लांट्स, पेसमेकर्स और सीवियर क्लास्ट्रोफोबिया may not be suitable candidate due to the strong magnetic field। क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो अगर मेटल इम्प्लांट इन द बॉडी है जिस तरह पेसमेकर है, कोक्लियर इम्प्लांट हो गई, या आई साइड के लिए जिस तरह की जो है वो इम्प्लांटेशन होती है, मेटल से बनी जो है वो मटेरियल होते हैं, तो वो सब जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अपने एरिया से डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे पेशेंट कैंडिडेट नहीं होते एमआरआई के लिए। कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द एमआरआई, तो ये जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड की एबनॉर्मेलिटी के लिए हम यूज करते हैं या फॉलोअप के लिए। तो डिटेक्टिंग ट्यूमर्स, स्ट्रोक्स एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मस्कुलोस्केलेटल के लिए हम यूज करते हैं तो इवालुएटिंग जॉइंट इंजरीज सच एज लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड मसल्स। और साथ में कार्डियोवास्कुलर, तो विजुअलाइजिंग द हार्ट, ब्लड वेसल एंड ऑर्गन इन द चेस्ट और एब्डोमेन, ठीक है। तो ये हम जो है इन पर्पस की, ये तो कॉमन एप्लीकेशन है, इसके अलावा इसके बहुत सारे जो है और भी यूजेस हैं। वर्किंग प्रिंसिपल जो है एमआरआई का क्या होती है कि एमआरआई वर्क्स फॉर मैनिपुलेटिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स फाउंड इन द बॉडीज वाटर एंड फैट मॉलिक्यूल्स। द प्रोसेस रिलाइज ऑन थ्री कोर स्टेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होती है, अलाइनिंग द प्रोटॉन्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फर्स्ट ये होती है स्टेप। सेकंड क्या होते हैं कि डिस्टर्बिंग दिम विद रेडियो वेव्स, क्योंकि सेकंड फेज में एक तो एमआरआई मशीन में मैग्नेटिक फील्ड होती है और इसके बाद फिर वेव्स, रेडियो वेव्स इमिट करते हैं। तो वही प्रोटॉन जो अलाइन होते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो रेडियो वेव्स की थ्रू इसको डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब मीन कि वो वेव्स ये प्रोटॉन जो है एब्जॉर्ब करते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या है कि मेजरिंग द एनर्जी दे रिलीज एज दे रिटर्न टू दियर ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। हाइड्रोजन की बात हो रही है या प्रोटॉन की। तो ये तीन स्टेप्स होती है इनके वर्किंग प्रिंसिपल में। फर्स्ट क्या है कि न्यूक्लियर अलाइनमेंट। तो द मैग्नेटिक फील्ड, द ह्यूमन बॉडी इज रिच इन हाइड्रोजन एटम्स विच possesses a property called spin, ठीक है। This causes each proton to act like a tiny bar magnet। तो इसका जो है स्टैटिक फील्ड मीन अंडर नॉर्मल कंडीशन these protons are randomly oriented when the patient enter the scanners of MRI, ठीक है। तो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड मेजर इन टेस्ला, मोस्ट प्रोटॉन अलाइन विद इट, ठीक है। प्रिसिशन क्या है कि align proton do not sit still, they vibrate around the magnetic field axis at a specific speed called the Larmor frequency, ठीक है। तो वाइब्रेशन एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ होती है इन प्रोटॉन का, और इसको कहते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्या है कि रेजोनेंस एंड एक्साइटेशन ऑफ द प्रोटॉन। तो द स्कैनर देन emit a brief pulse of radio frequency waves adjusted exactly to the Larmor frequency, ठीक है। पहले क्योंकि लार्मर फ्रीक्वेंसी हो गई, अब उन लार्मर फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स है ना, तो एग्जैक्टली उस की लेंथ की बेस पर जो स्कैनर होता है ना एमआरआई मशीन का, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं, और फिर वही जो है ये प्रोटॉन एब्जॉर्ब करते हैं। तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन, दिस मैचिंग फ्रीक्वेंसी क्रिएट रेजोनेंस allowing प्रोटॉन टू एब्जॉर्ब एनर्जी। सेकंड स्टेज फिर क्या होता है कि फ्लिप एंगल, द रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स ऑर्डर द प्रोटॉन्स आउट ऑफ दियर लॉन्गिट्यूडल अलाइनमेंट,
along the main field into a transverse plane perpendicular to it। ठीक है। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई, स्कैनर से रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है इमिट हो गई, थर्ड में फिर रिलैक्सेशन फेज होती है। तो ये है रिलैक्सेशन एंड सिग्नल डिटेक्शन फेज। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन द रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स स्टॉप्स, the proton immediately begin to relax and return to their original alignment with the main magnetic field। सिग्नल इमिशन में तो जैसे ही ये दोबारा अपने मेन पोजीशन पर जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन पर, तो सिग्नल इमिशन के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। तो एज द प्रोटॉन रिलैक्स इट emit the energy it absorbed as a weak radio frequency signal which is picked up by receiver coil acting as a antennas। जिस तरह एंटीना जो है वो पिकिंग करते हैं सिग्नल्स की, इसी तरह ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जब दोबारा जो है एब्जॉर्ब रेडियो फ्रिक्वेंसी जब दोबारा प्रोटॉन एमिट करते हैं ना, तो वही एंटीना जो रिसीवर होते हैं इसको डिटेक्ट करके कलेक्ट करते हैं और इस बेस पर इमेजेस बनाती है। फिर क्या होती है कि रिलैक्सेशन इन सिग्नल डिटेक्शन फेज में कंट्रास्ट मैकेनिज्म, डिफरेंट टिश्यूज रिलैक्स एट डिफरेंट रेट्स अलोविंग द कंप्यूटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। जिस तरह बॉडी में डिफरेंट टिश्यू है, फ्लूइड है, हार्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिर इसमें कम्पैक्ट टिश्यू हो गई, लूज टिश्यू हो गई, तो हर एक टिश्यू का जो है अपने जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन रेट है। कुछ टिश्यू जो है वो जल्दी रिलैक्स होते हैं, कुछ टिश्यू जो है वो टाइम लेते हैं, और इन रिलैक्सेशन के डिफरेंस के बेस पर टिश्यू में जो हमें इमेज प्रोवाइड होता है ना, तो वो भी जो है डिफरेंट जो है डिस्टिंग्विशिंग होती है। मीन कि ब्लैक एंड व्हाइट जो हम जो है डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो वो इस बेस पर करते हैं कि जो कंपेक्शन ऑफ द टिश्यूज होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो एक है T1। T1 मीन की स्पाइन एंड लेटिस, या T1 रिलैक्सेशन जिसको कहते हैं कि द टाइम इट टेक्स फॉर प्रोटॉन्स टू री अलाइन विद द मेन मैग्नेटिक फील्ड, T1 हो गई। T2 क्या है? T2 रिलैक्सेशन में क्या होता है कि स्पिन स्पिन इसको कहते हैं, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, द टाइम इट टेक्स फॉर प्रिसिसिंग मीन द स्लो वोबलिंग मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन टू लूज सिंक्रोनाइजेशन विद ईच अदर। ठीक है। तो ये दो जो है प्रोसेस होते हैं, T1 रिलैक्सेशन एंड T2 रिलैक्सेशन। इंडिकेशन अब दी एमआरआई क्या क्या है इसमें, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जब हो तो आइडेंटिफाइंग स्ट्रोक्स, ब्रेन ट्यूमर, एन्यूरिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज में डायग्नोसिंग टॉर्न लिगामेंट्स, कार्टिलेज डैमेज एंड बोन इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस ये एक एग्जांपल है। कार्डियोवास्कुलर इशू में हम फिर कब यूज कर सकेंगे, तो इवैल्यूएटिंग हार्ट चैम्बर फंक्शन, डैमेज फ्रॉम हार्ट अटैक्स एंड ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल्स। Internal organ assessment to detecting tumor or inflammation in the liver, kidneys, pancreas and reproductive organs। और साथ में अगर कैंसर स्टेजिंग हम फाइंड करते हैं ना, तो डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ ट्यूमर एंड वेदर इट हैज स्प्रेड टू नियर बाई lymph nodes। कंट्राइंडिकेशन क्या है? तो कंट्राइंडिकेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक को हम एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन कहते हैं और दूसरे को रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन। तो एब्सोल्यूट क्या होते हैं कि जब कोई कार्डिक डिवाइस हो, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर ली कि जब कार्डिक डिवाइसेस हो तो नॉन एमआरआई कंपेटेबल पेसमेकर्स और इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर्स, ये मेटल से बने होते हैं, तो ये फिर डैमेज होने की चांसेस होती है। इसी तरह मेटालिक फॉरेन बॉडीज इन द आई, small metal fragments can move and cause permanent blindness। एन्यूरिज्म क्लिप्स जो होती है, एन्यूरिज्म जो ब्लीडिंग होती है ना मेनली अयोर्टा से, इनको बाद वक्त क्लिप्स लगाते हैं, वो भी मेटल से बने होते हैं। तो सर्टन ऑर्डर और फेरोमैग्नेटिक क्लिप्स यूज इन ब्रेन सर्जरी कैन डिसलॉज। इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट्स, कोक्लियर इम्प्लांट्स हो गई, डीप ब्रेन स्टिमुलेटर एंड ड्रग इन्फ्यूजन पंप्स। तो ये चूंकि सब मेटल से बने होते हैं और एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो ये डिवाइसेस सब डैमेज होने के या बॉडी को और जो है वो इंजरी होने की चांसेस बढ़ जाती है जब ऐसे पेशेंट को हम एमआरआई करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेटेड है एमआरआई। रिलेटिव में क्या है कि रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशन, तो प्रेगनेंसी है। वैसे तो इससे एज सच इसमें जो है वो रेडिएशन वेव्स यूज नहीं होती, एक्सरेज जो टेराटोजेनिक हो, लेकिन प्रिकॉशन की बेस पर हम जो है प्रेगनेंसी में हम स्पेसिफिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमआरआई को अवॉइड करते हैं। किडनी डिजीज, तो किडनी डिजीज में तब हम जो है वो जो है एमआरआई को
अवॉइड करेंगे जब कंट्रास्ट नीड हो, ठीक है। क्योंकि कंट्रास्ट या डाई जो होती है ये रीनल फेलियर को और भी वर्स करते हैं या किडनी डिजीज को और भी वर्स करते हैं। तो पेशेंट विद सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट शुड जनरली अवॉइड गेडोलिनियम कंट्रास्ट डाई। क्लास्ट्रोफोबिया हो, अगर सिवियर एंजाइटी इन द नैरो स्कैनर, बोर में रिक्वायर सेडेशन, और साथ में जो मेटल इम्प्लांट्स है तो स्टेंट, सर्जिकल क्लिप्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट often require an evaluation of the make and model to ensure they are MRI safe or MR conditional। गोल्स ऑफ एमआरआई क्या है? सॉफ्ट टिश्यू डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इट्स प्राइमरी गोल इज टू डिस्टिंग्विश among soft tissue such as muscle, fat and nerves that often appear nearly identical on X-ray or CT scan। क्योंकि जब हम CT scan या X-ray कर लें तो इनकी जो शेप है या जो अपीयरेंस होती है तो सेम होता है, मसल्स का, फैट का, नर्व्स का। तो फिर इसमें डिस्टिंग्विशिंग नहीं होती, लेकिन एमआरआई में इसकी डिस्टिंग्विशिंग होती है। अर्ली डिटेक्शन to identify subtle changes in tissue such as the early stage of strokes, inflammation or tiny tumors, allowing for faster intervention। और इसी तरह नॉन इन्वेसिव डायग्नोसिस to view the inside of the body and evaluate organ function without the need for surgery or exposure to ionizing radiation। तो ये इसके गोल्स हैं। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट प्लानिंग है, टू मैप आउट ऑफ द एग्जैक्ट साइज एंड लोकेशन ऑफ अ लेजन और इंजरी so surgeon can plan a procedure or oncologist can target radiation therapy more accurately। क्योंकि इसमें हम जो है मैपिंग ऑफ द ट्यूमर करते हैं, ठीक है। तो मैपिंग ऑफ द ट्यूमर जब हम करते हैं तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन की फाइंडिंग होती है, और फिर वही एग्जैक्ट लोकेशन पर क्या होती है, oncologist रेडिएशन टारगेट करते हैं, और साथ में अगर सर्जन हो तो वो वही एग्जैक्ट लोकेशन पर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। रादर देन कि अगर हम ये एमआरआई ना करें तो फिर ब्लाइंडली रेडिएशन भी होती है और ब्लाइंडली फिर जो है सर्जिकल इंसिजन भी हो सकती है। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस के लिए भी हम ये यूज करते हैं टू ट्रैक हाउ वेल अ पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट, चेकिंग इफ अ ट्यूमर हैज श्रंक आफ्टर कीमोथेरेपी और टू मॉनिटर द प्रोग्रेशन ऑफ क्रोनिक कंडीशन लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इसी तरह फंक्शनल असेसमेंट बियॉन्ड जस्ट पिक्चर्स, एडवांस एमआरआई गोल्स इंक्लूड मेजरिंग ब्लड फ्लो, मेटाबॉलिक चेंजेस और ब्रेन एक्टिविटी। ये भी आजकल एडवांस एमआरआई के थ्रू हम देख सकते हैं। प्रिपरेशन फॉर एमआरआई, जो पेशेंट हम प्रिपेयर करते हैं एमआरआई के लिए, तो एक प्री स्क्रीनिंग प्रिपरेशन होती है। तो प्री स्क्रीनिंग प्रिपरेशन में क्या होती है कि हम मेटल इम्प्लांट्स को देखते हैं, हम पेशेंट से पूछते हैं कि कहीं पर जो है पेसमेकर, कोक्लियर इम्प्लांट या शार्पनर वगैरह तो नहीं है आपकी इनसाइड द बॉडी, ठीक है। इसी तरह मेडिकल हिस्ट्री हम देखते हैं, अगर किडनी इशू हो, ठीक है, और कंट्रास्ट की नीडेड हो तो फिर हम ये जो है या प्रेगनेंसी स्टेटस हो तो ये हम फिर इन पेशेंट की हिस्ट्री देते हैं, ठीक है। इस तरह अगर क्लास्ट्रोफोबिया हो तो फिर हम क्या करते हैं, सेडेशन देते हैं कि इफ द पेशेंट इज anxious they may be prescribed a mild sedative to take shortly before the appointment। दूसरा जो है व्हाट टू वेयर फॉर एमआरआई, तो हॉस्पिटल गोन, ठीक है। वजह क्या होती है कि अगर घरेलू कपड़े वगैरह हो तो इसमें फिर मेटल वगैरह की होती है, या इसमें फाइबर्स, सब कापर फाइबर्स होते हैं जो हीट को हीट अप होते हैं और साथ में बंस करते हैं। तो इसलिए जरूरी होते हैं कि हॉस्पिटल की गोन पेशेंट को हम पहनाते हैं। कि पेशेंट यूजुअली चेंज इनटू अ गोन, even metal free athletic wear can contain silver or copper fibers that can heat up and cause burns। और साथ में remove all metals, तो this include jewelry, watches, piercings, hair pins and even the removable dental work और hearing aids, ठीक है। तो ये सब हम फिर रिमूव करते हैं। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो ऐसे जो है ईटिंग ड्रिंकिंग की जो है कोई जो है वो जो है इनहिबिशन नहीं होती। तो ईटिंग ड्रिंकिंग जो स्टैंडर्ड स्कैन हम करते हैं तो यूजुअली पेशेंट कैन ईट एंड ड्रिंक नॉर्मली। अगर एब्डोमिनल या पेल्विक स्कैन होती है तो पेशेंट में बी आस्क्ड टू फास्ट फॉर 4 to 6 hours टू इंश्योर द गॉल ब्लैडर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो फिर एब्डोमिनल पेल्विक स्कैन में जो है 4 to 6 आवर क्या होती है, फास्टिंग होती है। ए हाइड्रेशन, इफ कंट्रास्ट डाई इज बीइंग यूज्ड, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर बिफोरहैंड हेल्प्स द किडनी प्रोसेस द डाई लेटर, ठीक है। इसी तरह जो है अपॉइंट होते हैं तो ये इसमें चूंकि एमआरआई मशीन हो है, इसमें जो है नॉइस होता है, लोड होते हैं,
तो एयर प्रोटेक्शन जरूरी होती है ड्यूरिंग जो है प्रोसीजर। तो बिकॉज द मशीन इज वेरी लाउड, टम्बिंग एंड नॉकिंग, द पेशेंट इज गिवन ईयर प्लग्स और हेडफोन्स। कंट्रास्ट इंजेक्शन अगर आप दे रहे हैं तो इफ द फिजिशियन ऑर्डर विद कंट्रास्ट, an IV line will be placed in the arm to administer gadolinium during the scan. The squeeze bolt. The patient is given a call button to squeeze if they feel uncomfortable or need to stop the scan immediately. बस पेशेंट जो है वो घबरा जाते हैं ना, तो इसको एक टाइप ऑफ बटन देते हैं जिसको स्क्वीज बोल्ट कहते हैं। अगर इंटरनल पर अगर इसको जो है हमारा इनसाइड हमारा मशीन को जो है अनकंफर्टेबल फील हो, तो फिर उस वो इस बटन को दबाते हैं, तो क्या होती है कि एमआरआई को स्टॉप करके पेशेंट को उस मशीन से जो है बाहर कर देते हैं। पोजीशनिंग क्या होती है एमआरआई के लिए, तो कॉइल्स, डिपेंडिंग ऑन द एरिया बीइंग स्कैन अ कॉइल एन एंटीना लाइक डिवाइस विल बी प्लेस्ड ओवर द स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। फॉर एग्जांपल अ हेलमेट लाइक कॉइल फॉर अ ब्रेन स्कैन टू improve signal quality. Thank you.